my dear students, welcome to my YouTube channel Tech English. Today I will discuss the first poem from your book Beehive, that is The Road Not Taken. The poem was published on 1916. This is a very philosophical poem and you will really like the idea of the poem. I will discuss about the author, title, theme, explanation and central idea. So I will discuss the literary meaning. Literary meaning means जो grammatical meaning है वो, और literal meaning जो actual उसकी meaning है वो, क्योंकि इस poem में philosophical thoughts हैं, जो लिखा है उसके पीछे एक deep meaning है. So I will discuss both. I will provide you the explanation also in the slide so that you can write as the answer as the notes in your notebook. So let's start. First of all, I will discuss about the author. So the author of this poem is Robert Lee Frost. He was an American author and he was much admired for his depiction of rural life of New England. न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ है वो उन्होंने अपने वर्क में बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया है. His command of American colloquial speech and his realistic words portraying ordinary people in everyday situation. तो उन्होंने अपनी पोएम्स में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, कॉमन मैन हैं, उनकी सिचुएशन को भी डिपिक्ट किया है. ही इज़ द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलित्ज़र प्राइजेस फॉर पोएट्री. तो वो केवल ऐसे पोएट है जिन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है, विन किया है, किस में, पोएट्री में, और उन्हें 4 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हैं. किस वर्क के लिए मिला है? न्यू हेमिस्फीयर दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 1923, कलेक्टेड पोएम्स दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 1930, A Further Range that was published on 1936 and A Witness Tree that was published on 1942. तो ये चारों उनके पोएटिक कलेक्शन हैं जिसके लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला पोएट्री में. He was nominated for Nobel Prize in Literature 21 times. So इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए 21 times नॉमिनेट किया गया है. And on July 22, 1964 he was named Poet Laureate of Vermont. So as you can see from the biography of the writer, he is a very well known author of America and he has written a lot of poetic collection. So you also having one poem from his collection, that is The Road Not Taken. So I will tell you about the poem, that what is the origin of the poem, what is the reason behind the writing of this poem. So actually this poem was written as a joke for the friend of Robert Frost whose name is एडवर्ड टॉमस. एडवर्ड टॉमस के लिए उन्होंने मजाक में ये पोएम लिखी थी. एक्चुअली जब भी एडवर्ड टॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉक के लिए जाते थे तो उन्हें जब भी कोई 2 वेज मिलते थे, जैसे कि इस पोएम में भी है 2 वेज मिलेंगे पोएट को और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में जाएं. तो ऐसे ही टॉमस के साथ होता था कि वो कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, और वो बहुत बार जब उनकी वॉक ख़त्म हो जाती थी वो रिपेंट करते थे कि उन्होंने वो रास्ता क्यों नहीं चूज़ किया जो एक दूसरा रास्ता था. और उनकी इस आदत को देख के रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंस्पायर हुए और उन्होंने इस पोएम को टॉमस की जो रिग्रेटिंग की हैबिट है उसको दिखाने के लिए लिखा. लेकिन ये केवल मजाक में लिखा गया था, सीरियसली नहीं लिखा गया था. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेन दिस पोएम अंडर द टाइटल 2 रोड्स. तो ओरिजिनली इस पोएम का टाइटल क्या था? 2 रोड्स. एंड ही पब्लिश दिस पोएम एज द फर्स्ट पोएम इन 1916 अंडर द पोएटिक कलेक्शन माउंटेन इंटरवल. तो माउंटेन इंटरवल इनका एक पोएटिक कलेक्शन है जिसकी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, और इसका फर्स्ट टाइटल क्या था? 2 रोड्स. तो ये पोएम सीरियसली नहीं लिखी गई थी, लेकिन इस पोएम को सभी ने, जिसने भी सुना, बहुत सीरियसली लिया, तो फिर इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू व्हाट इज़ द थीम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम, बिकॉज इट इज़ वेरी important to know the theme. So The Road Not Taken is actually an ambiguous poem. Ambiguous मतलब बहुत इसकी जो पोएम की जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है. हमें नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में राइटर क्या कहना चाहता है, हम केवल इंटरप्रेट करते हैं इसको. तो ये पोएम किस बारे में? एक्चुअली दिस पोएम इज़ अबाउट टू मेक चॉइसेस इन लाइफ. वी नो दैट in our life we are having the situation in which we get confused
हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, हम उसको करें जो सब करते हैं या हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करें। और ये पोएम भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को डिपिक्ट करती है। एक्चुअली इन दिस पोएम द पोएट वॉज गोइंग ऑन ए वॉक एंड he was confused when he was stuck in a point. He got two roads and he was confused on which road he should move. पोएट जा रहा था कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए और जो मेन रोड थी वो डाइवर्ज हो जाती है 2 रोड्स में, और वहाँ पोएट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, क्योंकि उसे ये पता था कि उसने अगर जो डिसीज़न ले लिया उसके बाद उसे उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। अगर आगे रास्ते में उसको प्रॉब्लम भी कुछ मिली तो उसे हैंडल करना पड़ेगा, वो वापस नहीं आ सकता। और यही वजह है कि पोएट काफ़ी सोच रहा था कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। और कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये होता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें 2 ऑप्शंस में एक ऑप्शन चूज़ करना होता है और हमें बहुत वॉइसली चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने वो डिसीज़न ले लिया तो हम उस डिसीज़न को वापस नहीं बदल सकते हैं, हमें उस डिसीज़न पे चलना ही पड़ेगा। सो आई होप दैट दिस थीम इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ आई विल डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू। सो स्टैंजा 1, ईच एंड एवरी स्टैंजा हैज़ 5 लाइन्स। सो द फर्स्ट स्टैंजा, as you can see, there are 5 lines. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So writer is actually going on a walk. जो पोएट है, स्पीकर है, वो वॉक पे जा रहा है और जिस रोड पे वो जा रहा था अचानक वो देखता है कि उसकी जो रोड है डाइवर्ज हो गई है, मतलब सेपरेट हो गई है। उसकी जो मेन रोड थी वो 2 पार्ट्स में सेपरेट हो गई है इन अ येलो वुड। येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑटम सीजन को। वुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरेस्ट को। तो उसने क्या देखा कि जिस मेन रोड पे वो जा रहा था वो 2 रोड्स में डिवाइडेड हो गई है, और अब राइटर समझ नहीं पा रहा है कि वो किस रोड को फॉलो करे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। राइटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस रोड पे जाए, क्योंकि वो दोनों रोड पे तो नहीं जा सकता है। तो उसे एक रोड डिसाइड करनी कि कौन सी रोड बेहतर होगी ताकि वो आगे मूव हो सके, आगे अपनी डेस्टिनेशन पे जा सके। राइटर सोचता है, रोड्स को देखता है और क्या कहता है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो एक ही चॉइस करनी है, मुझे एक ही सेलेक्ट करना है, और मैं जो भी चॉइस सेलेक्ट करूँगा मुझे उस पर कमिटेड भी रहना है, क्योंकि मैं आगे बढ़ने के बाद अपना डिसीज़न चेंज नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड मतलब राइटर बहुत देर तक उस रास्ते पे खड़ा था। ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है? लॉन्ग आई स्टूड दिखा रहा है राइटर के माइंड में जो कन्फ्यूज़न है उसको दिखा रहा है कि राइटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो सोच रहा था, पॉन्डर कर रहा था। पॉन्डर मतलब डीपली थिंक करना। सोच रहा था कि वो किस रास्ते पे जाए। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटर एक मेन रोड पे खड़ा है और ये येलो वुड है, ऑटम का सीज़न है, और यहाँ उसकी रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, और यहाँ पे स्पीकर जो है वो कंफ्यूज है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। तो यहाँ बहुत देर तक खड़े रहने के बाद राइटर ने दोनों रोड्स को बहुत ध्यान से देखा और उसने क्या देखा? लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो राइटर दोनों रोड्स को देखता है और कहाँ तक देखता है? जहाँ तक वो देख सकता है। एज फॉर एज आई कुड मतलब जहाँ तक राइटर देख सकता है उसने उन दोनों रोड्स को देखा। और कहाँ तक? इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। आप देखते हैं कि आप किसी रोड पे खड़े होते हैं तो जहाँ से रोड मुड़ जाती है, बेंट मतलब मुड़ जाती है, उस रोड्स को आप वहीं तक देख सकते हैं, और उसके बाद का जो भी व्यू है वो ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी जो रोड्स आप देखते हैं, बहुत बार क्या होता है कि बहुत से प्लांट्स होते हैं, बुशेज़ होती हैं
अंडरग्रोथ मतलब स्मॉल प्लांट्स एंड बुशेस, उसकी वजह से आपका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो यही हुआ राइटर के साथ कि वो जा रहा था कहीं पे और उसकी जो मेन रोड थी, जिस रोड पे वो जा रहा था, वो 2 पार्ट्स में डाइवर्ज हो गई। अब राइटर को ये समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने फिर काफ़ी देर तक सोचा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। अब देखिए, ये तो हो गया लिटरल मीनिंग, और इसका रियल मीनिंग आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? अपनी लाइफ से। यहाँ पे जो 2 रोड्स है वो दिखाता है आपकी लाइफ के 2 ऑप्शंस को, कि आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिसीज़न करना पड़ता है कि आपको क्या करना है आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास 9th में गए तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। तो अब आप सब्जेक्ट जो चूज़ कर रहे हैं उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट लें? कॉमर्स लें, आईटी लें, कंप्यूटर साइंस लें या हेल्थ केयर लें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। आप बहुत सोचते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे आपके आगे के करियर के लिए वही सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। सपोज दैट कि आपके फ्रेंड ने कोई और सब्जेक्ट ले लिया तो आपने भी उसकी देखा देखी वो सब्जेक्ट लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो तो आपको भी हो सकता है आपको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। तो आपको किसी और की डिसीज़न से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपना डिसीज़न खुद बनाना है कि आपकी लाइफ में आगे आपके लिए क्या हेल्पफुल होगा, वो आपको सोचना है। तो यहाँ पे राइटर के साथ भी वही हुआ। सो नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन, because I have provided the notes so that you can understand in the better way. So as you can see, the road not taken this poem begins with a dilemma, and the speaker comes to a forest and in the season of autumn, and the main road is divided into 2 parts and he is confused now on which road he should go. राइटर कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 2 रोड्स हैं वो हमारी लाइफ के चॉइसेस को बताती है। तो यहाँ पे राइटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस रोड को डिसाइड करे, किस रोड को सेलेक्ट करे, क्योंकि उसे एज ए ट्रैवलर पता है कि वो दोनों रोड्स को ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। और वो क्या देखता है कि जो पहली रोड है, पहली रोड क्या है? पहली रोड जो उसकी है वो स्मॉल प्लांट्स और बुशेज में छुप गई हैं, क्योंकि आप बहुत दूर तक देखते तो हम देखते क्या है कि प्लांट्स हैं, बुशेज हैं, और उसकी वजह से रोड नहीं दिखती है। तो वही राइटर के साथ भी हुआ, जैसे कि यहाँ पे राइटर खड़ा है और वो कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों रोड्स हैं, फेलियर सक्सेस। हमें नहीं पता कि हमें किस रोड पे फेलियर मिलेगी या किस रोड पे सक्सेस मिलेगी। हमें नहीं पता कि किस रोड का आगे का व्यू जो है वो नाइस है और किस रोड पे डेड एंड है, किस रोड का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और किस रोड पे जाने पे हमें अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तो यही चीज़ हो गई। यहाँ पे राइटर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। जैसे कि इस पोएम में जो मेन रोड है वो सिंबलाइज करता है हमारी जर्नी को, एंड द डिवीज़न ऑफ 2 रोड्स, what does it symbolize? It symbolizes the difficult situation that we face in our life. Like we have to make a decision and the situation is full of dilemma, क्योंकि हमारा एक रॉन्ग स्टेप हमारी लाइफ को हमेशा के लिए पैथेटिक बना सकता है। और दोनों ऑप्शन जो हैं, ये देखिए, दोनों ऑप्शन हमें नहीं पता कि किस में हमें फेलियर मिलेगी और किस में हमें सक्सेस मिलेगी। मतलब दोनों रास्तों पे अगर हम जा रहे हैं तो वो उसमें कोई हमें सर्टेनिटी नहीं है कि हमें इसमें सक्सेस ही मिलेगी या इसमें हमें फेलियर ही मिलेगी। तो हमें जो भी डिसीज़न लेना है उसको सोच समझ के लेना है, क्योंकि उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा हमें उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। सो आई होप दैट द फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर टू यू। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2. Then took the other as just as fair, and having perhaps the bitter claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the
सेम। तो अब क्या होता है, राइटर जब दोनों रोड्स को देखता है, उसको एनालाइज करता है, तो राइटर अब क्या सोचता है कि मैं अब दूसरी रोड लूँगा। ऐसा क्यों सोचता है, एज जस्ट एज फेयर, मतलब दोनों ही रोड्स को कंपेयर करता है और वो ये सोचता है कि दूसरी रोड्स जो है, दूसरी जो रोड है वो भी उतनी ही अच्छी जितनी कि पहली। लेकिन उसको डिसाइड क्यों करता है, उसको क्यों सेलेक्ट करता है? He think that the second road is having perhaps the better claim. Better claim means better choice या better opportunity. वो सोचता है कि ये पहली रोड जो है उससे कहीं ज़्यादा मुझे सेकेंड रोड पे बेटर चॉइस मिलेगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर मीन्स लेस ट्रेवल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पहली रोड है इसमें ज़्यादा ग्रास नहीं है, मतलब समझ आ रहा है कि इसमें बहुत लोग चले हैं, बहुत लोग ट्रैवल किए हैं। लेकिन जो सेकेंड रोड है ये वाली, ये ग्रासी है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस पर बहुत कम लोग चले हैं, मतलब ना के बराबर लोग चले हैं। तो राइटर ये कहता है कि मैं उस रोड पे जाऊंगा जिस पे कम लोग चले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइटर कुछ चैलेंजिंग टास्क करना चाहता है, वो लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। इससे हमें समझ में आता है कि जो राइटर की जो नेचर है, राइटर का नेचर बहुत इंडिपेंडेंट है, वो लोगों से कुछ हटके करना चाहता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब क्या होता है, जब राइटर कुछ देर तक आगे जाता है तो क्या देखता है? पासिंग मतलब यूज़ ऑफ पाथ बाय पीपल पासिंग थ्रू फॉरेस्ट। की पासिंग मतलब जो लोग जाते हैं उससे रास्ते को कवर करना, रास्ते में ट्रैवल करना, उसे बोलते हैं। और वॉर्न मतलब डैमेज्ड बाय यूज़, मतलब मूव करके जो लोग चल के उस रोड को डैमेज करते हैं, उसके लिए वर्ड आया। तो क्या होता है हमारी लाइफ में भी हम बहुत बार देखते हैं, अगर हम रोड की बात करें तो बहुत बार क्या होता है, हम देखते हैं शुरू में रोड जो है वो बहुत ग्रासी होती है, लेकिन कुछ समय बाद चलने के बाद हम क्या देखते हैं कि वो रोड भी बाकी रोड जैसे ही है। तो इसी तरह राइटर के साथ भी हुआ कि शुरू में तो उसे लगा कि ये रोड नई है, मतलब ये रोड ज़्यादा ट्रैवल की हुई नहीं है, इस रोड पे मुझे ज़्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जैसे ही राइटर थोड़ा सा आगे चलता है तो उसे क्या समझ आता है कि एक्चुअली में दोनों ही रोड को सिमिलर वे में ट्रैवल किया गया है, दोनों ही रोड्स को लोगों ने ट्रैवल किया है। ऐसा नहीं है कि ये रोड लेस ट्रैवल्ड है और ये रोड ज़्यादा ट्रैवल्ड है। तो ये राइटर ने ये एक कंक्लूजन दिया हमें। Okay, so now we will see the explanation. As you can see, in the beginning the writer was confused and he was unable to decide on which road he should move, but after thinking for a while he decides that he will move on the second road. Why? Because it was more grassy and it seemed less traveled. वो इसलिए इस रोड को डिसाइड करता है क्योंकि वो रैट रेस का या लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। और इससे हमें क्या दिखता है कि राइटर जो है अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे क्या रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में दोनों ही रोड्स इक्वली ट्रैवल्ड हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर में कि जो राइटर है यहाँ पे खड़ा है, दो रोड्स हैं इसके सामने, लेकिन ये इस रोड को चूज़ करता है। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज थर्ड स्टैंजा। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब क्या होता है, राइटर जब मॉर्निंग में देखता है तो क्या उसको नज़र आता है कि एक्चुअली में उसे स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि एक रोड पे ज़्यादा लीव्स हैं, एक रोड ज़्यादा ग्रासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे ऑटम के सीज़न में जब लीव्स गिरती हैं तो मॉर्निंग के टाइम
रोड्स जो हैं पूरी लीव से कवर हो जाती हैं। तो इसी तरह इस राइटर के साथ भी हुआ। उसने क्या देखा, बोथ मतलब दोनों रोड्स, ले मतलब कवर्ड। उसने क्या देखा मॉर्निंग में कि लीव्स ने दोनों ही रोड्स को इक्वली कवर कर दिया था। अब दोनों ही रोड्स में इक्वल क्वांटिटी में लीव्स थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी रोड लेस ट्रेवल्ड है, कौन सी रोड मोर ट्रेवल्ड है। अब राइटर कंफ्यूज हो जाता है, क्यों? इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि अब किसी भी लीव्स में किसी के पैरों के क्रश करने का सिंबल नहीं था। इसका क्या मतलब है? ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है टर्न द पाथ ब्लैक बाय क्रशिंग द लीव्स। जैसा आपने देखा होगा कि जब लीव्स पे चलते हैं, हम अपने स्टेप रखते हैं, तो पैर से क्रश होने के कारण वो लीव्स ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो क्रश हो जाती हैं तो ब्लैक हो जाती हैं। तो यहाँ पे राइटर ने क्या देखा कि लीव जो हैं वो अभी ब्लैक नहीं हुई हैं, मतलब उनमें अभी कोई भी वॉक नहीं किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि राइटर ने पहले ही अपना डिसीज़न मेकिंग कर लिया था कि वो अब सेकेंड रोड से जाएगा, तो वो अपने डिसीज़न से पीछे नहीं हट सकता था। तो उसने क्या कहा, ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। उसने कहा कि मैं अपने डिसीज़न में कमिटेड रहूँगा और मैं पहली रोड, फर्स्ट मतलब फर्स्ट रोड के लिए यहाँ बोल रहा है कि मैं पहली रोड में किसी और दिन जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए राइटर जो है इस रोड पे आगे मूव हो जाता है, क्योंकि उसने सेकेंड रोड को डिसाइड किया था, सेकेंड रोड पे चलने का डिसीजन लिया था, तो अब इसी रोड पे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब राइटर ये बात कहता है, क्या चीज़, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं पहली रोड को किसी और दिन वॉक करूँगा, मैं पहली रोड से किसी और दिन जाऊँगा, लेकिन वो ये बात कहते हुए जानता था क्या, वे लीड्स ऑन टू वेव, मतलब कि वो इस बात को भी अच्छी तरह जानता था कि जिस रास्ते पे वो जा रहा है आगे वो रास्ता बाकी रास्तों में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बहुत बार देखा है कि हम जिस रोड पे जाते हैं वो आगे 2 रोड्स में डाइवर्ज हो जाती है, फिर 2 रोड्स में हमने एक सेलेक्ट किया, वो आगे 2 रोड्स या 3 रोड्स 4 रोड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, ये पोएट अच्छी तरह से जानता था। और वो इस बात पे डाउट कर रहा था, क्या, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और राइटर को भी इस बात पे डाउट था कि क्या वो कभी वापस आ पाएगा। मतलब राइटर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अब ये मुश्किल है कि वो उस रोड पे, जो फर्स्ट रोड थी जिसे उसने ट्रेवल नहीं किया है, वो उस रास्ते पे दोबारा आ पाएगा। ये जो लाइंस हैं ये क्या सिंबलाइज करती हैं? ये सिंबलाइज करती हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो दोनों अगर हम देखते हैं तो लगभग उन दोनों ऑप्शंस में हमें जो इम्पोर्टेंस नज़र आती है वो सेम ही नज़र आती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सपोज़ दैट कि आपका कल टेस्ट है, ठीक है, आपका किसी सब्जेक्ट का टेस्ट है और आपको अचानक से ये बात पता चलती है कि आपका टेस्ट है, लेकिन आपको आज ये भी पता चला कि आपकी फेवरेट मूवी आ रही है। तो अब आपके लिए ये डिसीज़न लेना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आप अपनी फेवरेट मूवी देखें या आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें। अब आप ये कहेंगे कि हम तो अपनी फेवरेट मूवी देखेंगे, टेस्ट तो होते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस टेस्ट का जो मार्क्स है वो आपके एग्ज़ाम के जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जुड़ना हो। तब आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि आप क्या करें, क्योंकि आप अपनी मूवी को भी नहीं छोड़ना चाहते और आप अपने टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मूवी देखने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, मूवी देखने से आपको क्या नुकसान होगा, क्या हासिल होगा, आप उसको सोचेंगे, और टेस्ट में अच्छे नंबर लाने या ना लाने से क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट होगा, आप उसको देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। तो राइटर के साथ भी यही चीज़ हुई कि उसने मॉर्निंग में क्या देखा कि दोनों रोड्स एक्चुअली इक्वली लीव से कवर हो गई थी।
तो वो दोबारा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब दोनों ही रास्ते देख के समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी रोड लेस ट्रेवल्ड है और कौन सी रोड मोर ट्रेवल्ड है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने ये डिसीज़न ले लिया था कि मैं पहली रोड को किसी और दिन वॉक करूँगा, सेकेंड रोड में मैंने चूज़ किया है, तो वो अपने डिसीज़न पे कमिटेड रहता है। लेकिन उसे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि उसका जो एक डिसीज़न है वो उसके आगे के डिसीज़न को भी अफेक्ट करेगा। उसने जिस रोड को डिसाइड किया है, हो सकता है आगे उस रोड में प्रॉब्लम आए, या हो सकता है उस रोड में आगे अच्छा उसको कुछ उसको अच्छा आउटकम मिले। तो यही चीज़ हमारे साथ भी होता है कि हम जो भी डिसीज़न लेते हैं उसका प्रोस एंड कॉन्स हमें सोचना पड़ता है। ओके, सो नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू एज अ नोट्स। सो हम क्या देखते हैं, मॉर्निंग में लीव्स ने दोनों रोड्स को इक्वली कवर कर लिया था, क्योंकि राइटर देखता है कि लीव्स जो है क्रश नहीं है। ये देखिए, आप मॉर्निंग में देखते हैं ना, ऑटम के सीज़न में क्या होता है, लीव्स पूरी रोड को कवर कर लेती है। तो इसी तरह राइटर ने भी देखा और अब राइटर कंफ्यूज हो गया। लेकिन तब भी उसने क्या कहा था कि वो पहली रोड से किसी और दिन जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह जानता है दैट ही वोंट बी एबल टू डू सो, कि वो अपने इस डिसीज़न को जो उसने कहा है पहली रोड पे दोबारा आने का, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। Why? Because one road leads to multiple roads। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रोड है, अब आप देख रहे हैं कि राइटर जिस रोड पे वो इधर भी जा रही है एक रोड और एक इधर भी जा रही है, आगे भी इसी तरह होगा, ये रोड जो है इधर जाएगी इधर जाएगी, एक रोड ये भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक रोड कई सारे रोड्स को लीड करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो डिसीज़न है लाइफ में वो हमारे बाकी के डिसीज़न को भी अफेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने कोई सब्जेक्ट लिया, हमने कॉमर्स लिया, तो हम आगे कॉमर्स से रिलेटेड ही पढ़ाई कर सकते हैं, हम आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अगर हम चाहेंगे कि हम आगे हिस्ट्री से करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह अगर हमें मेडिकल में आगे जाना है, तो हमने अगर मेडिकल की जगह इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लिए हैं तो हम आगे मेडिकल में अपना करियर नहीं बना सकते। और अब 4 साल की पढ़ाई के बाद, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमारी मेडिकल की पढ़ाई करना गलत डिसीज़न था, तो हम दोबारा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, हमको समझ आ रहा है कि हमारा एक डिसीज़न हमारी आगे की पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है, और हम अपने डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते हैं। आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ वी विल सी द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा 4। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो अब राइटर क्या कह रहा है, राइटर कहता है कि जब कई साल गुजर जाएंगे, यहाँ पे साई मतलब रिलीफ, ब्रेथ ऑफ रिलीफ और अ ब्रेथ ऑफ रिग्रेट। बहुत बार होता है जब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला था और अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम एक रिलीफ की सांस लेते हैं कि ओके ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम एक सैडनेस की ब्रेथ लेते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। तो यहाँ पे वो साई भी उसी को दिखा रहा है कि या तो राइटर सेटिस्फाइड होगा अपने डिसीजन से, या तो वो रिग्रेट करेगा। एजेस एंड एजेस मतलब आफ्टर मैनी ईयर्स इन द फ्यूचर। 1 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 यहाँ पे रोड को बता रहा है, डिफरेंस मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंस नज़र आए। तो यहाँ पे राइटर क्या कहता है कि जब बहुत साल गुजर जाएंगे, बहुत सालों के बाद जब मैं किसी से इस डिसीज़न मेकिंग की बात को डिस्कस करूँगा, क्या मैं बताऊँगा कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा एक बार पॉइंट आया था व्हेन वन रोड वॉज डाइवर्ज इन 2 एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं बहुत कंफ्यूज था 2 ऑप्शंस में मैं क्या चूज़ करूं, और मैंने क्या चॉइस किया, मैंने क्या चॉइस बनाई कि जो कम लोगों ने फॉलो किया था,
मतलब जो बहुत लोगों ने नहीं किया था, जो ट्रेडिशन नहीं था, मैंने उसके अगेंस्ट काम किया और इसी वजह से आज मेरी लाइफ में इतना डिफरेंस आया है। आज जो मैं हूँ, मैं उसी डिसीज़न की वजह से ही हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि राइटर सेटिस्फाइड हो या ज़रूरी नहीं कि राइटर अपने डिसीज़न मेकिंग पे सैड हो। ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है कि राइटर अपने डिसीज़न से खुश है या वो सैड है। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे कि ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। बहुत बार हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है कि हम कोई डिसीज़न लेते हैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग, और हो सकता है उस डिसीज़न का हमें कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिले और हो सकता है उस डिसीज़न का कॉन्सिक्वेंस हमें गलत मिले। लेकिन रॉन्ग या राइट, जो भी अच्छा या बुरा जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें खुद एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे डिसीजंस थे। तो यहाँ पे भी राइटर यही कहता है कि बहुत सालों बाद जब मैं इसको डिस्कस करूँगा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ, अगर मैं डिस्कस करूँगा तो हो सकता है कि मैं सेटिस्फाइड रहूँ या मैं रिग्रेट फील करूँ कि मैंने वो रास्ता चूज़ किया जो लेस ट्रेवल्ड था, जो लोगों ने फॉलो नहीं किया था। मैंने अपनी चॉइस मेकिंग खुद की और इसी वजह से आज मेरी लाइफ में ये सारा डिफरेंस आया है। So I hope that all the 4 stanzas are clear to you. If there is any problem, please tell me in the comment section. So now I will tell you the explanation of this last stanza. So as I have told you earlier, that when the writer will discuss about this decision making to the other people that he had made in his life so many years ago, हो सकता है वो इस एक्सपीरियंस को ये बताए कि मैं बहुत खुश हूँ, या हो सकता है वो रिग्रेट करे कि उसने एक रॉन्ग चॉइस करी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके उस डिसीज़न का उसके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो क्या दिखा रही हैं कि हमें हमेशा अपनी जो भी जिम्मेदारी है, रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पोइट ने चॉइस बनाई किस चीज़ की? By traveling on less traveled and unexplored path and accepted the challenges willingly। यहाँ पे राइटर ने लेस ट्रेवल पाथ को ट्रैवल किया और उसने चैलेंजेस को खुद से अपने मन से एक्सेप्ट किया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, अवॉइडिंग रैट रेस। रैट रेस मतलब क्या है? यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है, एक जो एक करता है तो दूसरे भी उसे देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं भेड़ चाल भी बोलते हैं, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि राइटर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसका कहना है कि जो भी हम डिसीज़न अपनी लाइफ में लेते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में क्या है, एक मेन स्ट्रीट है और उसमें एक रोड लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन यहाँ इस पर्सन ने क्या किया, ये पर्सन इसे कह रहा है ही यू हैव टू चूज़ वन ऑफ दीज 2 एस्टैब्लिश्ड पाथ, कि तुमको इन्हीं दोनों रास्तों में से एक चूज़ करना है, क्योंकि लोगों ने इसी रास्ते को फॉलो किया है। लेकिन क्या ये कह रहा है? नहीं, आई एम हैप्पी मेकिंग माई ओन। क्या कह रहा है ये? नहीं, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है और मैं इसी में खुश हूँ। और यही हमारी लाइफ है। आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, बल्कि जो उनकी चॉइस मेकिंग थी, वेदर इट वॉज फुल ऑफ फेलियर, वेदर इट वॉज फुल ऑफ सक्सेस, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। उन्हें शुरू में फेलियर मिली, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर से सीखा और आगे वो इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं। सो नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम इज फिनिश्ड. So we will see the central idea of the poem. What is the central idea of the poem is actually. So as you know that this poem was actually about decision making by choosing one option out of so many options. So as you know that we all face this type of situation in our life, but when we face this type of situation we have to choose it very wisely. So this poem is about decision making in life by choosing one out of multiple choices that shape our future. We all confront मतलब सामना करते हैं a complex situation in our life. We have many alternatives at the time of choice. मतलब कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब हमें चॉइस मेकिंग करना होता है,
बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन। लेकिन हम सारे ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उसमें हम 2 ऑप्शन चूज़ करें। नो, अगर हमें सब्जेक्ट चूज़ करने हैं तो हम केवल 1 ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, हम सारे सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको IT लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, हेल्थ केयर लेना है, या आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है तो आप केवल एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ना कि सारे। तो आपको वो डिसीज़न खुद से लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया तो मैं भी वो करूँगा, क्योंकि आपके फ्रेंड का मेंटल लेवल अलग है और आपका एकदम अलग। आफ्टर टेकिंग डिसीजन वी कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक। और डिसीज़न हमने ले लिया तो उसके बाद हम वापस से अपने डिसीज़न चेंज नहीं कर सकते। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि हम अपने डिसीज़न चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है दैट वी कैन नॉट अनडू आवर डिसीज़न। आवर फ्यूचर विल ओनली रिवील दैट वी हैव मेड अ राइट चॉइस और रॉन्ग। और हमारा फ्यूचर ये रिवील करेगा कि हमने वो चॉइस मेकिंग जो करी वो सही करी है या गलत। वाई? बिकॉज अगर हमने चॉइस सही करी है तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, और अगर हमने रॉन्ग चॉइस करी है तो हमारी लाइफ में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और हमें क्या मिलेगा? रिग्रेट। हमें सिर्फ पछतावा होगा। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कि ऐसा हमने किया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट जो भी डिसीज़न है उन्हें रिग्रेट करते हैं। एंड वी कैन नॉट हैव अ फ्रेश बिगनिंग। और अगर हमने डिसीज़न मेकिंग कर लिया, जैसे मैंने आपको मेडिकल वाला एग्जाम्पल दिया था, तो किसी ने अगर 4 ईयर्स की मेडिकल की पढ़ाई करी है और उसने सोचा कि नहीं, मेडिकल मेरे लिए अच्छा नहीं फील्ड है, मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो वो दोबारा से इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई नहीं कर सकता है। सो दिस सिचुएशन ऑफ मेकिंग राइट चॉइस दैट इज़ फुल ऑफ डिलेमा कम्स इन एवरी पर्सनस लाइफ। तो ये जो चॉइस मेकिंग वाली सिचुएशन है ये हर किसी की लाइफ में आती है। इफ़ वी मेक अ राइट चॉइस वी विल बी ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर शोइंग अस द राइट पाथ, बट इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस आवर लाइफ कैन बी पैथेटिक एंड फुल ऑफ रिग्रेट्स फॉर एवर। हमारी लाइफ पैथेटिक हो जाएगी, सैड हो जाएगी और फुल ऑफ रिग्रेट्स हो जाएगी। हमें हर बात पे पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। सो वेन एवर वी हैव टू मेक एनी डिसीजन वी हैव टू बी वेरी वाइज एंड केयरफुल। तो जब भी हम डिसीज़न मेकिंग करें तो हमें हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक डिसीज़न हमारे पूरे फ्यूचर को बताता है, हमारे पूरे फ्यूचर को शेप करता है। सो इसी सेंट्रल आइडिया के लेक्चर के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप लाइक करिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू all of you for watching the video. Please share and like. Thank you all.